नमस्ते दोस्तों, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान का 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हैं, वीडियो लास्ट तक देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गोदान और गबन दोनों किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित शिव कुमार शर्मा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, मुंशी प्रेमचंद। ध्यान रखिएगा, गोदान और गबन दोनों मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, पंडित रविशंकर, निराला, कालिदास। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, पंडित रविशंकर। ध्यान रखिएगा, पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? ऑप्शन है शमशेर गाजी, वजीर अली, दादू मियाँ, आगा मोहम्मद रजा। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, आगा मोहम्मद रजा। ध्यान रखिएगा, फराजी विद्रोह का नेता आगा मोहम्मद रजा था। साथ ही ध्यान रखिएगा, फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलुथम्पी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? ऑप्शन है बिहार में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है केरल में, ऑप्शन डी है उड़ीसा में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, केरल में। ध्यान रखिएगा, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व केरल में किया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, 1805 में बेलीजली ने ट्रावनकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? ऑप्शन है एसेक्स में, डॉर्वन में, कंपाला में, ब्रिटेन में। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, डरबन में। ध्यान रखिएगा, फिनिक्स फॉर्म डरबन में स्थित है। साथ ही ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की तथा 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1904 ईस्वी में की थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब।
आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, इंडियन ओपिनियन। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। साथ ही ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला तथा 1904 में डरबन में फिनिक्स फर्म की स्थापना की। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वीडी सावरकर ने, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, वीडी सावरकर ने। ध्यान रखिएगा, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन वीडी सावरकर ने किया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। वीडी सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। साथ ही ध्यान रखिएगा, वीडी सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अर्थात अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव को ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? ऑप्शन है शिवाजी, महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। ऑप्शन ए है प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी है बहुजन समाज, ऑप्शन सी है ब्रह्म समाज, ऑप्शन डी है आर्य समाज। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, आर्य समाज। ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज है। साथ ही ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती जिनका नाम मूलशंकर था, उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन की पुत्री, राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ।
इसका आंसर होगा सी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ध्यान रखिएगा, सरदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। साथ ही ध्यान रखिएगा, सरदामणि मुखोपाध्याय जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, उनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुई थी। 1859 ईस्वी में शारदामणि का विवाह रामकृष्ण परमहंस से हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मैलेकोलॉजी, इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा इक्थियोलॉजी, सॉरी, इसका आंसर होगा एंटोमोलॉजी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, मोलेक्युलॉजी मोलस्का और इनके खेलों के अध्ययन को कहते हैं तथा इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना का अध्ययन को कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन है लैमार्क, अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, न्यूटन। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, लैमार्क। ध्यान रखिएगा, जीव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। साथ ही ध्यान रखिएगा, जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे की लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो वर्ष 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है फूल, ऑप्शन डी है पत्ता। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, तना। पौधे के तना भाग से हल्दी प्राप्त होती है। साथ ही ध्यान रखिएगा, पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी अर्थात टर्मेरिक के पौधे का खाने लायक प्रकंद है, जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? ऑप्शन है आलू, गाजर, शकरकंद, नारियल। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, आलू। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से आलू एक रूपांतरित स्तंभ है। साथ ही ध्यान रखिएगा, आलू एक अंतःभौमिक रूपांतरित स्तंभ कंद है, जिनमें भोजन का संचयन हो जाता है और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं पाई जाती हैं, जो वृद्धि कर नए पौधे के रूप में ले लेती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? ऑप्शन है कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, एंथोसाइनिन। ध्यान रखिएगा, सेब के फल में लाली का कारण
एंथोसाइनिन होता है। ध्यान रखिएगा, सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णी लवक है तथा लाल नारंगी रंग के वर्णक कैरोटीन है तथा गाजर में, टमाटर में लाइकोपीन वर्णक पाया जाता है। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर बी है पैरालिसिस, ऑप्शन नंबर सी है डायलिसिस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा सी, डायलिसिस। ध्यान रखिएगा, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से फास्फेट, नाइट्रोजन, यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल को पृथक करता है और रक्त के प्रसरणी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ऑप्शन ए है लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी है डायलिसिस, ऑप्शन सी है पैरालिसिस, ऑप्शन डी है मोनोसाइट। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, लिम्फोसाइट। ध्यान रखिएगा, रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। साथ ही ध्यान रखिएगा, रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होती है जो कि विष पदार्थों के निष्क्रिय करती है। लिम्फोसाइट्स सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक होते हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 25। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा ए, 20। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात स्वर्ण दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है तंतुमय ऊतक, लिगामेंट, मांसपेशीय ऊतक, इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा बी, लिगामेंट अर्थात स्नायु। ध्यान रखिएगा, प्रत्यास्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें लिगामेंट अर्थात स्नायु कहते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, लिगामेंट वह प्रत्यास्थ ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबद्ध कर जोड़कर निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा, लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबद्ध कर जोड़कर निर्माण करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ऑप्शन है केंद्रक, कोशिका भित्ति, स्नायु, माइटोकॉन्ड्रिया। आपका समय शुरू होता है अब।
आपका समय समाप्त हुआ। इसका आंसर होगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा, जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया नामक भाग पावर हाउस कहलाता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा FB ग्रुप, टेलीग्राम चैनल तथा ट्विटर का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।